bad debts and provision for doubtful debts। ठीक हो गया। तो ये आपने पास हेडिंग लिख लीजिए कि आज जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये दो अलग अलग बातें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे और अभी हम इंशाल्लाह ताला इनको सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बैड डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, इनको समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी सेल्स। सेल्स क्या होती थी? सेल्स वो गुड्स हुआ करती थी जो हम अपने कस्टमर्स को बेचा करते थे। लेकिन अब जो सेल्स होती थी ना, वो सेल्स दो टाइप की होती थी हमारे पास। एक होती थी जिसे हम कहते थे कैश सेल्स, और एक होती थी जिसे हम कहते थे क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? कैश सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो आप अपने कस्टमर्स को बेचते तो हैं गुड्स, आप गुड्स अपने कस्टमर्स को दे तो देते हैं, लेकिन उनसे उसके अगेंस्ट फौरी तौर पे उसी वक्त हाथ के हाथ कैश ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एंट्री बना के दिखाता हूं, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखता हूं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश $1000। व्हाट विल बी द डबल एंट्री? आप बोलोगे सर बड़ी बेसिक सी डबल एंट्री बनेगी, आपके पास कैश आ जाएगा तो कैश जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा, और आपने गुड्स दे दी तो आपने जो गिफ्ट करा वो गुड्स करी, तो जो आपकी सेल्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी 1000। बट ऑन दी अदर हैंड, सेल्स जो है वो सिर्फ कैश की बेसिस पे नहीं होती। सेल्स उधार पे भी की जा सकती है। सामान उधार पे भी बेचा जाता है, दुकानों के अंदर, कारोबारों में, बिजनेसेस के अंदर उधार पे भी सामान बिकता है। अब अगर उधार पे सामान बिकता तो उसकी एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं। पहले तो देखें, ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट $1000 टू मिस्टर एक्स। हमने क्या करे, हम लोगों ने गुड्स बेच दिए। किसको गुड्स बेच दिए? मिस्टर एक्स को गुड्स बेच दिए। लेकिन इस बार जो हमने गुड्स बेचे वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बेचे, हमने क्रेडिट के ऊपर उन गुड्स को बेचा है। हाँ, बात समझ आती है? अब आगे सुनो। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ भाई इसकी डबल एंट्री बना दो, तो तुम बोलोगे यार ये कोई मसला ही नहीं है, सर हम 2 मिनट में बना सकते हैं इसको। तो आप बोलोगे सर इस बार सेल्स तो क्रेडिट होंगी, इतनी बात तो हमें समझ आ रही है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा 1000 से, क्रेडिट हमेशा बाद में लिखा जाता है, और ट्रेड रिसीवेबल जो कि मिस्टर एक्स थे उनको सर डेबिट करते हैं आप अपनी बुक्स के अंदर 1000 से, ये डबल एंट्री बनेगी। करेक्ट? बात समझ आती है? यानी कि हम लोगों ने अभी तक बात करना यह स्टार्ट करी कि जो सेल्स की कहानी थी, ये कहानी दो हिस्सों में टूटी हुई होती है। या तो कैश सेल्स होती हैं, या तो बिजनेस में क्रेडिट सेल्स होती है। अब कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ इस तरीके से होता है कि आपने कस्टमर को सामान बेचा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स थे, मैंने इनको सामान बेचा, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई वो मिस्टर एक्स 1 महीने बाद आएंगे और 1 महीने बाद आके वो मुझे पैसे देके चले जाएंगे। यानी कि मुझे ये बात समझ आई कि जो मैंने मिस्टर एक्स को सामान बेचा हुआ था, ये सामान का जो पैसा है वो मुझे 1 महीने बाद मिस्टर एक्स आएंगे और आके देके चले जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको इस तरीके से, केस 1, मिस्टर एक्स paid us $1000 by check। ठीक हो गया। यानी कि मिस्टर एक्स को जो मैंने सामान बेचा था $1000 का, मैंने पिछले महीने जो उनको सामान बेचा था, ये देखो ऊपर, ये देखो, ये मैंने मिस्टर एक्स को सामान बेचा था ना मेरा बेटा, हाँ मैंने मिस्टर एक्स को सामान बेचा था $1000 का। आज मिस्टर एक्स आ रहे हैं 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद आके मुझे पैसे देके चले गए। कितना पैसा दिया? $1000 दे दिया। मैंने बोला ठीक है, एंट्री क्या बनेगी भाई? एंट्री बड़ी बेसिक से बनेगी, बैंक डेबिट हो जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर एक्स क्रेडिट हो जाएंगे 1000 से, बैंक डेबिट हो जाएगा 1000 से। दैट विल बी द डबल एंट्री।
नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल केस, नॉर्मली तो यही होगा ना आम जिंदगी के अंदर। आप जब किसी बंदे को सामान बेचते हैं, किसी क्रेडिट कस्टमर को सामान बेचते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्रेडिट कस्टमर है वो मिस्टर एक्स है। क्रेडिट कस्टमर कौन होते थे? वो जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं। कस्टमर कौन होता है? जिसको हमने कैश पे सामान बेचा। क्रेडिट कस्टमर कौन है? जिसको हमने उधार पे सामान बेचा। अब या तो ये बात हो सकती थी कि मिस्टर एक्स आए और मिस्टर एक्स आके शराफत से मुझे पैसे देके चले जाए, डन, क्लियर, तो मैं ये एंट्री बना दूंगा। मिस्टर एक्स आए, वो 1000 रुपए दिए मुझे और चले गए। मैंने बोला 1000 डेबिट बैंक में और मिस्टर एक्स क्रेडिट। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपको पैसे देने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं भाई हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसका रीजन ये हो सकता है कि वो कस्टमर जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया हो, हाँ, या जो कस्टमर है वो मर गया हो तो भी आपको पैसे नहीं दे सकता, या उसके और भी रीजन हो सकते हैं। मतलब वो कस्टमर पागल हो गया, हाँ, अब पैसे तो नहीं दे रहा, वो बोल रहा भाई कौन से पैसे, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, कौन पैसे मांगने आ रहा है मुझसे, सही पागल हो गया, नहीं दे सकता। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ड्यू टू सम रीजंस आपको पैसा देने से मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। यानी कि मिस्टर एक्स को मैंने सामान बेचा था $1000 का, ऊपर एंट्री बनी हुई है, ये रही, ये देखो मैंने मिस्टर एक्स को सामान बेचा था $1000 का। लेकिन मिस्टर एक्स ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। वो बोल रहे हैं भाई अब मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, बात खत्म, नहीं दे सकता पैसे। अच्छा जी, अब अगर मैं एज अ बिजनेस इस बात को सोचूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक केस नजर आया मुझे, और इसको मैं नाम दे देता हूं केस 2। इसको मैं नाम दे देता हूं, सॉरी, केस 2। केस 2 क्या है? मिस्टर एक्स refused us to pay the debts। मिस्टर एक्स ने रिफ्यूज कर दिया अपने डेट्स देने से। डेट्स का मतलब होता है उधार। डेट्स का मतलब क्या होता है? उधार, ठीक है। उन्होंने अपना उधार देने से मना कर दिया। अब प्रॉब्लम आ गई यार ये तो एक्स से तो पैसा नहीं मिलने वाला। मैंने ऐसे सोचा कि यार अब इसका अकाउंटिंग के अंदर कैसे इस बात को मैं रिकॉर्ड करूं, अकाउंटिंग के अंदर इस बात को मैं कैसे लिखूं। तो मैंने सोचा यार वलीद मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने मिस्टर एक्स को सामान बेचा था? मैंने बोला हाँ बेचा था। क्या उनसे पैसा तुम्हारे पास वापस आ रहा है? मैंने बोला नहीं। तो ये सीधी बात क्लियर नजर आ रही है वलीद कि तुम्हारे बिजनेस का नुकसान हो गया है। मैंने बोला हाँ। सीधी बात ये नजर आ रही है कि तुम्हारे बिजनेस ने एक लॉस उठा लिया, तुम्हारे बिजनेस का एक खर्चा हो गया, यानी तुम्हारे बिजनेस का एक एक्सपेंस हो गया। मैंने बोला हाँ मुझे ये बात समझ आती है कि मेरे बिजनेस का एक एक्सपेंस हो गया, यानी कि अब मुझे पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उसके अगेंस्ट व्हाट द बिजनेस इज गेटिंग एन एक्सपेंस। अब बिजनेस इज गेटिंग एन एक्सपेंस, हालांकि उसको मिलना क्या चाहिए था? नॉर्मल सिनेरियो में उसको पैसा मिलना चाहिए था, बट उसको पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि उसको क्या मिल रहा है? एक एक्सपेंस मिल रहा है। तो बिजनेस ने बोला कि चलो एक एंट्री बना लेते हैं, और उसने जो एंट्री बनाई वो एंट्री क्या बनाई? उसने बोला एक्सपेंस डेबिट। कितने का? $1000 का। और अब मिस्टर एक्स से तो कोई पैसे आने नहीं है, तो एंट्री के अंदर ट्रेड रिसीवेबल। मिस्टर एक्स को उसने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया $1000 से, ठीक है। उसने ये एंट्री बना ली। उसने बोला भाई ये देखो मैंने एंट्री बना ली है। एंट्री ये बन रही है कि $1000 जो मिलने थे ना, वो $1000 नहीं मिल रहे, तो वो $1000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। और मिस्टर एक्स ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उनको तो आप क्रेडिट कर दो। अब अगर आप दो चीजें नोटिस करें, तो पहली चीज आप ये नोटिस करें कि भले केस 1 के अंदर मिस्टर एक्स पैसा दे देंगे तो भी वो क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर वो पैसा देने से इनकार कर देंगे तो भी वो क्रेडिट साइड पे ही लिख दिए जाएंगे, क्योंकि अब इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, इनसे तो कोई पैसा नहीं आने वाला मेरे पास, इनसे तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो देयरफॉर इनको आपने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। या इनसे पैसा मिल गया होता तो भी क्रेडिट कर दिया गया होता, जैसे कि यहाँ पे। तो अगर पैसा मिल जाए तो भी कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा, और अगर देने से इनकार कर दे तो भी कस्टमर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इसको अपनी बुक्स में रख के मैं क्या करूंगा? इसमें तो पैसा देना ही नहीं है, तो इसकी बुक्स को क्या करूंगा? क्लोज कर दूंगा। तो पहले क्या किया था मैंने? इसको जब रिकॉर्ड किया था तो डेबिट किया था, आज क्लोज कर रहा हूं तो देखो क्रेडिट साइड पे रख के क्लोज कर रहा हूं। पहले जब सामान बेचा था तो क्या किया था? डेबिट किया था। अगर वो पैसे दे देता तो भी उसके अकाउंट को क्लोज कर देता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने एक्सपेंस डेबिट करा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने एक्सपेंस डेबिट करा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला यार कारोबार में एक्सपेंसेस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। मैं रेंट पे करता हूँ, वो भी एक एक्सपेंस है। मैं सैलरी पे करता हूँ, वो भी एक एक्सपेंस है। मैं और दूसरे यूटिलिटी एक्सपेंसेस पे करता हूँ, तो वो भी एक एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस है।
तो यार इस एक्सपेंस का भी कोई नाम होना चाहिए, इस एक्सपेंस को भी किसी नाम से ही पुकारूंगा ना, इसको सिर्फ एक्सपेंस नहीं बोलूंगा। एक्सपेंस मतलब जनरलाइज कर दी बात को, तो हर एक्सपेंस का एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो मैंने सोचा यार इसका नाम क्या रखें, तो मैंने बोला चलो सही है इसका नाम सोचते हैं। तो मैंने एक्सपेंस का नाम सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि यार ये हुआ क्या है। मैंने ये देखा कि एक उधार था जो मुझे नहीं मिल पाया, ये एक उधार था जो मेरे पास नहीं वापस आ पाया, ये वो पैसा था जो मुझे एक कस्टमर से लेना था वो मुझे वापस नहीं मिल पाया। तो मैंने बोला ये एक डेट था, ये एक डेट था। क्या था? एक डेट था, एक उधार था। लेकिन वो जो उधार था ना, वो ना मिल पाने की वजह से मैंने उसको नाम दे दिया कि ये बैड डेट हो गया, एक बुरा उधार हो गया। तो मैंने उसको नाम लिख दिया बैड डेट। तो ये जो बैड डेट की टर्म ऊपर हेडिंग में आपको नजर आ रही है ना, ये हेडिंग में आप देखें बैड डेट की टर्म आपको नजर आ रही है। तो डेट किसको कहते हैं? डेट हम कहते हैं उधार को। डेट किसको कहते हैं? उधार को, ठीक है। और बैड किसको कहते हैं? बुरा। तो एक बुरा उधार हो जाने को बैड डेट कहा जाता है। इन इजी वर्ड्स, अगर कोई कस्टमर जिसको आपने सामान उधार पे बेचा हो और अगर वो आपको आके पैसे देने से इनकार कर दे, तो मैं बोलूंगा बैड डेट हो गया। बैड डेट एक्सपेंस हो गया। बैड डेट एक एक्सपेंस ही है, लेकिन इस हर एक्सपेंस का, जैसे सैलरी एक एक्सपेंस है, रेंट एक एक्सपेंस है, ऐसी बैड डेट भी एक एक्सपेंस। बैड डेट भी क्या है? एक एक्सपेंस है। अच्छा जी, इतनी बात अगर आपको समझ आ जाती है, अगर आपको अच्छा भाई, एक बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है कि सर वोंट बी टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द कस्टमर हु रिफ्यूज टू पे। यस, वी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट द कस्टमर हु इज नॉट पेइंग द अमाउंट। वी विल, हम ये नहीं बोल रहे कि कस्टमर ने मना करा, हमने बोला ओके अल्लाह हाफिज, मैंने आगे बैठे रिकॉर्ड कर लिया। नहीं, विल टेक द एक्शन, बट आफ्टर टेकिंग ऑल दोज एक्शंस, अगर वो पैसा नहीं मिल पाएगा, अगर वो पैसा नहीं आ पाएगा मेरे पास, तो मैं बैड डेट की एंट्री बना दूंगा। सारे एक्शंस लेने के बाद, सारी एफर्ट्स लगाने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, अभी अगर पैसा नहीं मिल पाएगा तब ये एंट्री बनेगी। मींस उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया पैसा देने से, तो रिफ्यूज करने के बाद मैंने एक्शन तो लिया होगा, हाँ भाई क्यों नहीं दे रहे, ऐसा थोड़ी उसने बोला नहीं देना, मैंने बोला ओके अल्लाह हाफिज, एंट्री बना दी। नहीं, मैंने बोला भाई क्यों नहीं दे रहा, वजह बता, प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला भाई ये वो है, मैंने केस डाला, ये करा वो करा, नहीं रिकवर हो पाया, मैंने बैड डेट की एंट्री बना दी। बात समझ आती है? यानी कि हम एज एन अकाउंटेंट, आप अगर इस बात को सोचें, तो भाई मैं वहां पे जाता, मिस्टर एक्स के पास जाता, मैं बोलता मिस्टर एक्स भाई बात सुनो, ये पैसे मेरे हैं, ये आपके पैसे नहीं है, मुझे निकाल के दो पैसे अभी फौरन। मिस्टर एक्स बोलता नहीं है मेरे पास पैसे, जो करना है कर लो। मैं उठा के उसको एक पंच मार दूं। हाँ, तो अब मैंने पंच मारा, अब अकाउंटिंग की एंट्री में मैं बोल देता पंच डेबिट, और मिस्टर एक्स का खून निकलना शुरू हो जाता, तो मैं बोलता था ब्लड क्रेडिट। तो हम ऐसी एंट्री नहीं बना सकते, सही। मतलब हम जो है वो फाइनेंशियल, जिस जिस एंट्री के अंदर उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमें पता होगी, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें नहीं पता कितने रुपए का पंच मारा मैंने, मुझे नहीं पता कितने रुपए का ब्लड गिरा उसका, तो ये नॉन मॉनेटरी वैल्यू वाली एंट्री से मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो एक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, एक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो। आफ्टर पंचिंग हिम, आफ्टर, मतलब मैंने उठा के पटक दिया, सब कुछ कर लिया, बट एट द एंड स्टिल मिस्टर एक्स लेटे हुए पड़े हुए नीचे, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने बोला भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं इसकी जान लूं, मैं क्या करूं। सही है, तो मैं वापस आ गया, और जब मैं वापस आया तो मैं अपने पास क्या एंट्री बना ली, मैंने एंट्री ये बना ली कि बैड डेट हो गया भाई, बैड डेट डेबिट 1000 का, और ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया मैंने अपनी बुक्स के अंदर। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मेक द एंट्री ऑफ बैड डेट। क्लियर एनफ? यहां तक बात समझ आती है? हाँ, ये वाली बात समझ आती है सबको? सब क्लियर करें मुझे भाई। ये आपके सामने, अभी मैंने आपके सामने एक केस रखा है बेड डेट का, कि बेड डेट होता क्या सही है, और जब हो जाता है तो फिर किया क्या जाता है। मैंने आप लोगों से अभी ये बात करी है। क्या सब लोगों को क्लियर है? तो आप लोगों को पता है, थम्स अप दे दें या क्लियर लिख दें मुझे चैट बॉक्स के ऊपर, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। सब लोग या तो चैट बॉक्स पे ही वो जो उधर थम्स अप की कोई ऑप्शन होती है, मुझे यहाँ से नहीं नजर आ रही होती, बट थम्स अप मुझे नजर आ रहे होते हैं बच्चों के। सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आधी बात तो समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम किताबी बातें पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी पढ़ाई,
एक रियल लाइफ एग्जांपल जो ये आम दुनिया में हो रहा होता है, मैंने वो आपको दिखाया। अब मैं आपको किताबी बात पढ़ा देता हूँ कि किताबों में क्या लिखा हुआ है। तो किताबों की अगर हम बात करें तो किताबों के अंदर बेड डेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। आप लोग छोटे हैं तो आप लोग इस डेफिनेशन को भी लिख लें। अब जरा सुने इस डेफिनेशन को, क्या लिखा हुआ है। A bad debt is a debt that is not recoverable after all efforts have been made. तमाम एफर्ट्स होने के बावजूद भी अगर पैसा ना आ पाए तो उसको बैड डेट कहा जाता है फॉर इट्स कलेक्शन। दिस मे बी ड्यू टू बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी का मतलब उनकी जेब में पैसे खत्म हो गए, या इंसॉल्वेंसी का मतलब जो उनका कारोबार था वो बिक गया। ठीक है, बैंक्रप्सी मतलब जेब में पैसे खत्म हो जाना और इंसॉल्वेंसी मतलब कारोबार ही खत्म हो जाना। और बोलता है ऑफ अ क्रेडिट कस्टमर, यानी कि हमारी एग्जांपल में क्रेडिट कस्टमर कौन थे, मिस्टर एक्स थे। मिस्टर एक्स थे। अ डेट इज अ बैड डेट इज अ डेट that is not recoverable, after all the efforts have been made for its collection. This may be due to bankruptcy or insolvency of a credit customer, जिसको हम प्यार से ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। हाँ, बात समझ आती है। मुझे कुछ बच्चे यहाँ पे अलग नजर आ रहे हैं जो शायद आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं, पहली बात, अगर वो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड नहीं रखते तो वो मुझसे अभी पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको मैं प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स दे सकूं। और जो नए बच्चे आए हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम, और जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम बैक। सही, तो आगे बढ़ते हैं। आगे सुने, आगे बोलता है अ बैड डेट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। हम यहां तक बात करेंगे, यानी कि बैड डेट क्या है, एक एक्सपेंस की तरह होता है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम यहां तक बात कर रहे हैं। क्या आपको यहां तक ये डेफिनेशन समझ आती है जो यहाँ पे बातें लिखी है कि बैड डेट एक एक्सपेंस है। ये वो पैसा होता है जो आपको नहीं मिल पाता आफ्टर ऑल द एफर्ट्स हैव बीन मेड टू द क्रेडिट कस्टमर। और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी हो सकती है। वैसे तो मैंने आपको और भी रीजंस बताए कि भाग जाए, रन अवे, अगर कस्टमर रन कर जाए, रन अवे हो जाए तो भी बैड डेट हो जाएगा। कस्टमर अगर डेथ ऑफ कस्टमर हो जाए तो भी बैड डेट हो जाएगा। मेंटली रिटार्डेड हो जाए तो भी बैड डेट हो जाएगा। मेंटली रिटार्डेड मतलब पागल हो जाना, मतलब मैं पागल बन के नहीं दिखा रहा, मतलब लेकिन सही है, पागल हो जाए तो भी बैड डेट हो जाएगा। तो बात समझ आती है। यहाँ तक अब मुझे बताओ कि ये सारी बातें क्लियर है। एक कोई क्वेश्चन आया है तो मैं जाहिर सी बात के साथ साथ इंटरेक्शन करता रहता हूँ। Sir, what if the customer isn't satisfied with his product and refuse to pay? Would that be also a bad debt? देखो, if the customer is not satisfied with the good, then he must return the good to the business. हाँ, वो बिजनेस को गुड वापस दे दे, बिजनेस का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। जो मैंने मिस्टर एक्स को 1000 रुपए का सामान दिया था, अगर उनको सामान समझ नहीं आया, मुझे वापस दे देते तो मेरा बैड डेट नहीं होता। सामान रख के बैठ जाना कौन सी लॉजिक है भाई? वो तुम मुझे सामान दोगे, मैं किसी और को बेच दूंगा। बात समझ आती है? अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको नहीं समझ आ रही चीज, आप मुझे वापस कर दो। तो वापस भी तो नहीं कर रहे ना सामान। अगर वापस कर देंगे तो बैड डेट नहीं है मेरी जान। क्लियर? अच्छा भाई, और एक सवाल क्या है सर, बैंक्रप्सी होता है या बैंकक्रप्ट होता है? बैंकक्रप्ट हो जाना पर्सनल लेवल पे एक बंदे की बात कर रहा हूँ। बैंकक्रप्सी भी वही बात है कि वो बैंकक्रप्सी की तरफ चला गया, उसकी जेब में पैसा खत्म हो गया, सेम बात है। अच्छा जी, बाय पर्सनल व्हाट्सएप टू you mean the number which is used by the assistant, or the personal number is the ICT group, जिसके ऊपर मैंने अभी लिंक भी भेजा था। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है मेरा, तो ये नंबर आप वैसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मशहूर नंबर 0336 2070130. On this number you are going to contact me right after the class, and I'll be providing you the previous lectures. ठीक है, done, clear? अच्छा भाई, sir, if some goods are stolen, is it a bad debt? नहीं, if goods are stolen is not a bad debt. Bad debt मतलब उधार। उधार मतलब मैंने किसी कस्टमर को बेचना जरूरी है पहले, तो कस्टमर को बेचा तो ही बैड डेट होगा। अगर चोरी हो गया तो वो थेफ्ट है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो बैड डेट नहीं है, थेफ्ट है वो। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर, सही, ओके। अच्छा जी, तो आप लोगों को यहाँ तक तो ये बात समझ आ गई कि भाई ये क्या चक्कर है, बैड डेट किसको कहते हैं और बैड डेट की स्टोरी क्या है। अच्छा, अब मैं आपको आगे लेके बढ़ता हूँ इस टॉपिक के अंदर, और मैं आप लोगों को पहले एक चीज समझा दूं
कि हम लोगों ने अभी जो बेड डेट का टॉपिक पढ़ा है, तो ये बेड डेट के टॉपिक के अंदर आपको ये बात समझ आई कि बेड डेट कब हो सकता है। क्या कभी बेड डेट, मैं आपसे चलो इसको आसान करके पूछता हूँ, आप छोटे हो अभी, मैं आसान करके पूछता हूँ, क्या कभी बेड डेट कैश सेल्स पे हो सकता है? अगर मैं कैश सेल कर रहा हूँ तो कभी जिंदगी में बेड डेट होगा? सोचो, हाँ या ना। अगर मैं कैश सेल कर रहा हूं तो कभी बेड डेट होगा? सही है। नो, नो, नहीं, नो, नो। ओके, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कस्टमर को सामान बेचा और उसने मुझे पैसे दे दिए। अब पैसे मेरी जेब में आ गए, अब वो सामान लेके भागता रहे, कहीं कूद जाए, पागल हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं, मैं सामान बेच चुका, सही, मेरे पास पैसा आ चुका, डन। हाँ, अगर सामान क्रेडिट के ऊपर बेचा जाएगा, अगर सामान उधार पे बेचा जाएगा, तो मेरा बच्चा उस टाइम पे इस बात का शक होगा, इस बात का अंदेशा होगा कि बेड डेट हो सकता है। तो बेड डेट जो है ना, वो क्रेडिट सेल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। यानी बेड डेट होने का चांसेस हमेशा क्रेडिट सेल्स में होता है, कैश सेल्स में कभी भी नहीं होता। तो ये एक और पॉइंट था जो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने बोला आप लोगों से डिस्कस कर लूं। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अमाउंट तो इमीडिएटली आपके पास आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे देखते हैं। देखो यार, बेड डेट जो होता है ना, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। आधा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया, आधा कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आ गया कि बेड डेट एक एक्सपेंस है, तो डबल एंट्री जब भी बनाई जाएगी बेड डेट की, तो एंट्री क्या बनेगी? बेड डेट डेबिट। ठीक हो गया। और जो आपका क्रेडिट कस्टमर है, जो आपका क्रेडिट कस्टमर है, वो जो है वो क्रेडिट हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। फला फला कोई भी कस्टमर का नाम हो सकता है, ये डबल एंट्री बनती है फॉर द बेड डेट। इसके अलावा और कुछ होता है सर? नहीं, बेड डेट की ये एंट्री बनती है मेरा बेटा। बेटा एक दफा एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या बेड डेट कोई एक ही कस्टमर होता है या दो तीन हो सकते हैं? बेटा सब कलेक्टिव होते हैं, सब कलेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखी जाएगी वो कलेक्टिव लिखी जाती है। यहाँ पे जो अमाउंट होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर एक्स, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तीनों लोग बेड डेट हो गए, तो तीनों का बेड डेट ऐड करूंगा, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, और यहाँ पे लिख दूंगा 3000। ठीक है, यहाँ पे लाके लिख दूंगा 3000 का बेड डेट हो गया, और नीचे कस्टमर भी कितने से कम कर दूंगा? 3000 से कम कर दूंगा। ठीक है, मतलब वो कलेक्टिव होता है, सिंगल इंडिविजुअल बंदे की बात नहीं हो रही थी। ऑल ओवर द बिजनेस जितने बेड डेट हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं डबल एंट्री के अंदर। खैर, तो ये तो है आपका डबल एंट्री बनाने का तरीका। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द या राइट द डबल एंट्री फॉर बेड डेट्स। बट अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, आप पेन पेंसिल रख दो। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, सुकून से बैठ जाओ, और अगर हाथ में कोई चीज रखी हुई है, पकड़ी हुई है, तो उसको रख दो, सही है, और सुकून से बैठ के आपसे मेरी बात सुनो जब मैं बात कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं, वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस और वो तमाम के तमाम इनकम्स साल के आखिर में एक जगह ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और उस जगह का नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। यानी कि इस इनकम स्टेटमेंट में क्या किया जाता है? सारे के सारी इनकम्स और सारे के सारे एक्सपेंसेस को यहां पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और फिर आखिर में इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। ये काम होता है इनकम स्टेटमेंट का, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो मैंने आप लोगों से क्या बात करी? मैंने आप लोगों से ये बात करी कि तमाम इनकम्स और तमाम एक्सपेंसेस, हाँ, तमाम इनकम और तमाम एक्सपेंसेस एट द ईयर एंड, साल के आखिर में, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट कब बनती है? इनकम स्टेटमेंट बनती है साल के आखिर में, एंड ऑफ द ईयर। यानी कि अगर आपका कारोबार स्टार्ट हुआ है ना 1 जनवरी को 2001 को, और खत्म होता है 31 दिसंबर 2001 को, तो ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी, ये इनकम स्टेटमेंट बनेगी इस डेट पे, क्लोजिंग डेट पे इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। दिस इज द क्लोजिंग डेट। इस दिन मालूम करोगे पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक हो गया। तो पहली बात, जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस हो वो कहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब सवाल ये उठता है, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा बेटा क्या बेड डेट एक एक्सपेंस है?
हाँ सर, एक्सपेंस तो है। अभी आपने सिखाया कि ये नुकसान है कारोबार का, लॉस है कारोबार का, और कोई भी नुकसान अगर कारोबार का है तो वो तो एक्सपेंस है। तो क्या ये एक्सपेंस जो बेड डेट एक्सपेंस है ये भी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या ये भी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? हाँ सर, जब आपने बोला तमाम एक्सपेंसेस तो ये भी उसमें शामिल होगा। बिल्कुल सही पहचानी आपने ये वाली बात की। अब अगली बात सुनिएगा कि जब भी कोई एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी एक ट्रांसफर एंट्री बनाई जाती है। तो अब मैं वो आपको ट्रांसफर एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। वो एंट्री कैसे बनती है वो देखना, उसको जरा गौर से देखना। अभी कुछ कॉपी नहीं कर, मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का। शायद मैं इतनी बात ही करूं और मैं आपसे बोलूं कि आज आप इतना ही करें, लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूं उसको गौर से सुनिए। ट्रांसफर बेड डेट या ट्रांसफर कोई भी एक्सपेंस हो, अभी मैं यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रहा, एक स्पेसिफाई करके लिख रहा हूँ, बेड डेट टू इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, हम हेडिंग देख लीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डबल एंट्रीज फॉर बेड डेट्स। तो पहले जब बेड डेट होगा तो एंट्री क्या बनेगी? बेड डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। एंड आफ्टर दैट उस बेड डेट की एंट्री को हमें क्या कर देना होगा? ट्रांसफर कर देना होगा। किधर ट्रांसफर करना होगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा। अब बेटा अभी मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, इस एंट्री को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा? तो इस एंट्री को पहले मैं आपको ट्रांसफर करना सिखा। एंट्री ये बन जाएगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बेड डेट्स क्रेडिट, जब आप ट्रांसफर कर रहे होगे। सर ऐसा क्यों? इसका लॉजिकल रीजन जैसे आप हमेशा देते हैं, तो लॉजिकल बताएं यहाँ पे बेड डेट क्रेडिट क्यों हो रहा है? बेड डेट तो एक्सपेंस है। तो आप, मैं आपको इसको ये एंट्री पहले चले आप यहाँ तक कॉपी कर लें, ये एंट्री तक आप कॉपी कर लें, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल चीजों के ऊपर लेके जाऊंगा। क्योंकि आप जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो टेक्निकलिटीज आना शुरू होंगी, लेकिन बहुत इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको यहाँ तक पहले आप लोग कॉपी कर लें। एक बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, जब तक मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ माइनस साइन वी यूज ब्रैकेट, राइट? हाँ बेटा, जब हम कोई भी चीज अकाउंटिंग में सबट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वी मेक द ब्रैकेट्स। हम ये माइनस का साइन नहीं लिखते, ये हम ये वाला साइन नहीं लिखते मैथमेटिकल, ठीक है? हम ब्रैकेट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग में कभी भी ब्रैकेट बनाओ, इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू से सबट्रैक्ट हो रहा है। ठीक हो गया? सर क्रेडिट में सामान बेचना जरूरी होता है शॉप के लिए? देखो, यूजुअली बासिम, यूजुअली जो होलसेल बिजनेसेस होते हैं ना, होलसेल कारोबार मतलब वो बल्क में सामान बेचते हैं, बड़ा बड़ा लॉट बेचते हैं। तो जो लोग होलसेल बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो क्रेडिट पे बेचते ही हैं सामान। क्योंकि वो अगर क्रेडिट पे सामान नहीं बेचेंगे, वो जो सेल कर रहे होते हैं वो लाखों रुपए की सेल है। वो ये वाली सेल नहीं है जो आम दुकानों पे हो रही होती है, सही है? वो सेल होती है लाखों रुपए की, 50 लाख, 60 लाख, कभी कभी 1 करोड़, 5 करोड़, जितने की भी सेल मार रहे हो। तो जब वो इतनी बड़ी सेल कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला बंदा उनसे कुछ टाइम मांग लेता है कि यार मैं जब आपसे इतना का सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट करो। क्योंकि आप अगर क्रेडिट नहीं करोगे तो आपके बराबर वाला बंदा भी सामान बेच रहा है, वो क्रेडिट पे बेच देगा। तो वो बंदा थोड़ा टाइम के चक्कर में कि वहां ज्यादा टाइम मिल जाएगा मुझे पैसे देने के लिए, तो मैं उससे सामान खरीद लेता हूँ, आप अपना कस्टमर लूज करोगे। तो देयरफॉर जो ये होलसेल बिजनेसेस होते हैं ये क्रेडिट के ऊपर सामान बेचते हैं और इनके लिए जरूरी होता है ये बेचना। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जब मैं बिजनेसेस की बात कर रहा होता हूँ ना, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटे छोटे कारोबारों को दिमाग में ले आते हैं। जैसे आपके घर के करीब कोई बेकरी बनी हुई है, कोई सुपर स्टोर बना हुआ है, या कोई इस टाइप का बिजनेस। नहीं, मैं इन बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े स्केल के बिजनेस की बात कर रहा होता हूँ, सही है? जिनसे ये बिजनेसेस जाके सामान खरीद रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के बाहर सुपर स्टोर बना हुआ है ना, तो वो सुपर स्टोर वाला किसी से सामान खरीदता होगा, खुद तो नहीं बनाता। तो वो जब सामान खरीदता होगा तो वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदता होगा। तो जब बड़ी क्वांटिटी में आपका सुपर स्टोर वाला सामान खरीद रहा है, तो वो उधार पे खरीदता होगा, कुछ पैसे देता होगा, कुछ बोलता होगा कुछ टाइम बाद मुझसे पैसे लेना। हाँ, वो आपको कैश पे ही बेचेगा, आपको उधार पे नहीं बेचेगा। आपसे वो उधार नहीं करेगा, लेकिन वो अपने सप्लायर से उधार करता है क्योंकि उसने बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदा होगा। क्लियर होती है वाली बात? Sir, but we have to calculate profit, so bad debt is a loss. Why we will add it in the expense? Why we will add in expense like we not made a separate list? अच्छा देखो बेटा, जो बेड डेट है वो ऐड नहीं होगा, सेपरेट होगा। ये जो एक्सपेंसेस लिखे हैं ना, सॉरी, ये जो मैंने एक्सपेंसेस लिखे हैं, बेड डेट इसके अंदर शामिल किया जाएगा, बेड डेट इधर रिकॉर्ड किया जाएगा।
ठीक है, तो ऐड नहीं हो रहा, बैड डेट माइनस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम्स थी 1000 की और मेरा बैड डेट था 200 का, तो 1000 में से 200 माइनस हो गया और फिर बाकी का रिमेनिंग जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है, दैट विल बी 800। क्लियर हो गई ये वाली बात भी? ठीक हो गई। अच्छा, अब हम वापस आते हैं और अब हम ट्रांसफर एंट्री पे बात करते हैं। ट्रांसफर एंट्री, देखो यार, मैं आपको इसको बड़े आसान करके समझाता हूँ। पहले के दौर में थोड़ी सी पुरानी अकाउंटिंग, यानी अगर आप 70s में चले जाए, हमने ये किताबों में ही देखा है, हम भी नहीं थे उस जमाने में तो, लेकिन पुराने जमाने में जो इनकम स्टेटमेंट होती थी वो बनती थी टी अकाउंट की फॉर्म में। जैसे तुम लोग अभी लेजर अकाउंट बनाते हो ना, वैसी इनकम स्टेटमेंट बनती थी इस तरीके से। और उसके ऊपर उसको उसका उसका जो पुराना नाम होता था ना इनकम स्टेटमेंट से पहले, उसको हम कहते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज इसका जो नया नाम है वो है इनकम स्टेटमेंट। आज ये इस तरीके से बनती भी नहीं है, ये अलग तरीके से बनती है, लेकिन पुराने जमाने की बात बता रहा हूं ताकि मैं आपको ये डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट दे सकूं, क्योंकि वहीं से ये कॉन्सेप्ट समझ आता है। अच्छा, ये जो अकाउंट होता था, इस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और इसके अंदर ये लोग क्या करते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे डेबिट साइड पे, और सारी की सारी इनकम्स रिकॉर्ड करते थे क्रेडिट साइड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कारोबार ने सेल्स करी हुई है, तो हम यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे 5000 रुपए। क्लियर हो गया? यानी इनकम है। सेल्स क्या होती है? इनकम होती है। मैंने क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। और कोई इनकम होती, लेट सपोज मेरे बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव लेट सपोज 1000 रुपए का, तो ये भी मेरी इनकम है, मैं क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करता। फिर इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि रेंट था, तो रेंट में लिख देता कितने का, 1000 का। ठीक है, इसी तरीके से मैं सैलरी लिख देता, मैंने पे करी, वो भी एक एक्सपेंस है डेबिट साइड पे 1000 की। इसी तरीके से एक बेड डेड एक्सपेंस हो गया, एक बेड डेड एक्सपेंस हो गया 1000 रुपए का। अब हम क्या करते थे, हम इसको लेजर अकाउंट की तरह ही बनाया करते थे। यानी कि अब हम क्या करते थे, इसकी बैलेंसिंग कर लिया करते थे। बैलेंसिंग करने का मतलब हम ये देख लिया करते थे कि कौन सी साइड हैवियर है, तो हमें पता लग रहा है क्रेडिट साइड हैवियर है, इसका मतलब इनकम ज्यादा है। ठीक हो गया? तो 6000 एंड 6000, और फिर हम क्या करते थे, हम यहाँ से बैलेंस सीडी निकाल लिया करते थे, और ये जो बैलेंस सीडी आएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट विल बी 3000 बनेगा। तो ये 3000 का मैं बोल देता मेरे बिजनेस को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी नॉर्मल टी अकाउंट बनाया मैंने। इस तरीके से बनता था ये पहले, बैलेंस बीडी, और इसको मैं बोल देता था भाई ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट है। बीडी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन खैर प्रॉफिट आ जाता था इस तरीके से। अब मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछने वाला हूँ। सवाल ये है कि अगर आप सिर्फ सब बातों को भूल के बेड डेट की एंट्री को देखो, तो बेड डेट की एंट्री के अंदर यहाँ पे बेड डेट नजर आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इस टी अकाउंट को देख के रिवर्स में एंट्री बनाने की कोशिश करो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सर डेबिट हो रहा है, और वो किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सर बेड डेट की वजह से डेबिट हो रहा है। तो एंट्री ये बनेगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 से, किसकी वजह से? बेड डेट की वजह से। यही हो रहा है ऊपर एंट्री के अंदर, देखो यही हो रहा है ऊपर एंट्री के अंदर। और आज के दौर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहा जाता है? इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, जी सर डेबिट हो रही है। किसकी वजह से मेरा बच्चा डेबिट हो रही है? सर बेड डेट की वजह से डेबिट हो रही है, बेड डेट्स। ऑपोजिट अकाउंट का नाम वही टी अकाउंट। अब मैं अगर इसी एंट्री को देखते हुए टी अकाउंट बनाऊं, अगर मैं इसी एंट्री को देखते हुए टी अकाउंट बनाऊं, तो टी अकाउंट कैसे बनेगा? सोचो सर, ऊपर बना हुआ है लेकिन आप फिर से बना के दिखा रहे हैं। हाँ सही है सर, उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, बना दे। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट बना रहा होता, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, तो क्या बनता? इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही है सर? डेबिट हो रही है, तो लिख दो डेबिट साइड पे। बेटा किसकी वजह से डेबिट हो रही है? सर बेड डेट की वजह से। देखो वही ऊपर से एंट्री नीचे बनाई, नीचे से दोबारा टी अकाउंट बना के आपको दिखा दिया। यानी कि वही आपको रिलेट कर रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट को हमेशा क्या कर दिया जाता था? डेबिट। और इनकम होने से इनकम होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट को क्या कर दिया जाता था? क्रेडिट। अब अगर आप इस एंट्री को गौर से देखें, ये जो मैंने एंट्री आपको यहाँ पे बना के दिखाई है, ये जो एंट्री आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है,
इस एंट्री को अगर आप गौर से देखें और इस एंट्री को देखने के बाद ये समझें कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट क्रेडिट, ये वाली एंट्री में सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने बता दिया ये पुराना नाम होता था इनकम स्टेटमेंट का, हाँ ये पुराना नाम होता था, तो इसी को ही मैंने अपग्रेड करके एंट्री बना दी, प्रॉफिट एंड लॉस को खाली मैं इनकम स्टेटमेंट बोल दिया। अब अगर तुम यहाँ पे आके देखो तो मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री क्या बनवाई सर, आपने यहाँ पे बनवाई इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, वही एंट्री बनवाई मैंने आपको यहाँ पे भी। तो अब इस एंट्री का लॉजिकल तरीका क्या था, लॉजिकल तरीका ये था कि इस पीएनएल अकाउंट को, ये पीएनएल अकाउंट भी कहते थे इसको, इसका पी और इसका एल लेके लोग अक्सर इसको बोलते थे पुराने जमाने में पीएनएल अकाउंट, आज के दौर में पीएनएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट हमेशा तब डेबिट होती है जब एक्सपेंस होता है, तो बैडेड एक एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस होने की वजह से हमने क्या करा, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर लिया, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गई। किसकी वजह से डेबिट हो गई, बैड डेट की वजह से डेबिट हो गई, यही तो एंट्री नजर आ रही है ऊपर बनी हुई 1000 एंड 1000। अब बताओ, अच्छा भाई सर क्या बैड डेट्स ओनली कैश का हो सकता है, जैसे एनीवन टेक रुपीज फ्रॉम यू, सर क्या बैड डेट्स ओनली कैश का हो सकता है, जैसे एनीवन टेक 1000 फ्रॉम एनीवन एंड डोंट गिव हिम बैक, यस बैड डेट कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, बैड डेट कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, आपने किसी को पैसे दिए हुए तो नहीं मिला, नहीं मिला, सही। लेकिन यूजुअली हमारे कोर्सेज के अंदर जो मैं भी आपको बैड डेट बता रहा हूँ ये किसी सेल्स के ऊपर होता है, ये कोई सामान बेचना जरूरी होता है इसके लिए पहले, सही है, वैसे तो वो भी बैड डेट ही है, उधार उधार बुरा उधार हो गया, ठीक है, लेकिन हम जो बैड डेट्स पढ़ रहे होते हैं वो सेल्स की बेसिस पर पढ़ रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको मास्टर करते हैं, कैसे मास्टर करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ईयर है, यहाँ पे मैं ईयर लिखता हूँ, ईयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैड डेट्स। अब मेरे पास एक ईयर है 2021, 2022, 2023 एंड 2024। 2021 के अंदर बैड डेट हुआ था कारोबार का, बिजनेस का बैड डेट हुआ था $1000 का, दूसरे साल हुआ $1500 का, तीसरे साल हुआ $500 का, चौथे साल हुआ $2000 का बैड डेट। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमारे पास ये एक तरीके से एक क्वेश्चन है, आप इसको टेक इट एज अ क्वेश्चन, ठीक है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, आपने हर साल की बैड डेट की एंट्रीज बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2001 की सॉरी 2001 बोल रहा हूँ, 2021 की अगर मैंने बैड डेट की एंट्री बनानी है तो बेटा कैसे बनाऊंगा सर, पहले तो आप बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे, कैसे, बैड डेट डेबिट सर, जो आपने तरीका बताया, बैड डेट्स डेबिट 1000 के थे 2001 में, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल को 1000 से क्रेडिट कर लेंगे। लेकिन सर आफ्टर रिकॉर्डिंग द बैड डेट यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दिस एक्सपेंस इनटू इनकम स्टेटमेंट, तो फिर आप ट्रांसफर एंट्री बनाएंगे। अब ये ट्रांसफर एंट्री कैसे बनेगी, अब ट्रांसफर एंट्री देखो, इनकम स्टेटमेंट डेबिट 1000 से एंड ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 1000 से। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, जो कि दूसरा साल है, ईयर 2022। 2022 में कितने का बैड डेट हुआ सर, 2021 के अंदर बैड डेट हुआ था 1000 का, दूसरे साल हुआ है 1500 का, अब क्या एंट्री बनेगी सर, बड़ी नॉर्मल सी बात है, वैसी सेम एंट्री बनेगी, बैड डेट डेबिट करते हैं सर पहली एंट्री में, क्योंकि बैड डेट डेबिट है, एक एक्सपेंस है, तो बैड डेट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 1000 से, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 1000 से। फिर क्या करेंगे बेटा सर, फिर कुछ भी नहीं करना, इस एंट्री को ट्रांसफर कर देंगे आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो एंट्री कुछ ऐसी बन जाएगी कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी 1000 से एंड बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एंट्री के अंदर गलती से ये ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया था, इसको सही कर लेना, बैड डेट्स होगा ना, बैड डेट्स, सही है, बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, ठीक हो गया। उसके बाद उससे अगले साल क्या होगा 2023 के अंदर, तो यहाँ पे देखें 2023 में क्या हुआ सर, बैड डेट हुआ, तो बैड डेट कितने का हुआ 2023 के अंदर, 500 का हुआ, तो भाई 500 का बैड डेट रिकॉर्ड कर लें, बैड डेट डेबिट 500 का, पिछले साल से अगले साल का कोई लेना देना नहीं है, ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दें, कितने से,
500 से। फिर उसके बाद क्या करें सर, आप कुछ भी नहीं करें, ट्रांसफर कर दें इसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो एंट्री क्या बनेगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट 500 और बेडेट्स क्रेडिट 500। अब सवाल ये उठता है, कि मैंने आप लोगों को अभी 3 सालों की डबल एंट्री बना के दिखाई, क्या आप चौथे साल की डबल एंट्री बेडेड की और उसको ट्रांसफर करने की खुद से बना सकते हो? First, you are going to record the bad debt, and then you are going to transfer that bad debt expense into the income statement. First, you are going to record the bad debt, then transfer that bad debt expense into the income statement. First, you are going to record the bad debt, and then after recording the bad debt, transfer that bad debt expense into income statement. क्या 2024 की एंट्रीज बन सकती हैं सबसे? क्या खुद से बना सकते हो सब लोग 2024 की एंट्रीज? First, write the bad debt debit 2000, tradable credit 2000. Then transfer that entry to the income statement, and that entry will be income statement debit and bad debt credit. तो ट्राई करो सब लोग, और अब सब लोग जरा एक bad debt की एंट्री खुद से बनाओ 2024 की। तो 2024 की एंट्री सबसे बननी चाहिए, ठीक है, 2024। तो आप लोगों ने क्या एंट्री बनाई? आप लोगों ने ये एंट्री बनाई कि आपने बोला सर bad debt debit 2000 का, ये एंट्री बनाई सबने, और ट्रेडेबल क्रेडिट 2000 का। और फिर आप लोगों ने क्या करा, इस बेड डेट एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया। मैं ट्रांसफर एंट्री जगह नहीं है तो इधर बना रहा हूं, तो आपने फिर इस बेड डेट एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया कहां, इनकम स्टेटमेंट में। तो एंट्री क्या बनाई, इनकम स्टेटमेंट 2000 एंड बेड डेट्स क्रेडिट, ये एंट्री बनाई सबने। सब लोगों ने ये एंट्री बनाई है, देख लो। तो दो एंट्री बनती है, फर्स्ट टू रिकॉर्ड द बेड डेट एंड देन टू ट्रांसफर द बेड डेट। ये दो एंट्रीज क्यों बनती है अभी मैं आगे जाके आपको और सिखाऊंगा, क्योंकि बेड डेट का टी अकाउंट मांगेगा एग्जामिनर सवाल के अंदर। बट अगर डबल एंट्री आ गई तो टी अकाउंट इज हलवा थिंग, दैट इज नॉट समथिंग कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मेहनत करने वाली चीज है this, समझने वाली चीज है this. First you have to record the bad debt and then transfer that bad debt expense into the income statement. That's it. अब आप लोग मुझे बताएं, क्या अभी सब लोगों को ये बात क्लियर है कि बेड डेट की एंट्री कैसे बनती है? और अगर किसी को ये सवाल था कि ट्रांसफर एंट्री ऐसे क्यों बनती है, तो उसकी लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे दी, पीछे से 70 से ले जाके मैं आपको आगे लेके आया, और मैंने आपको वो लॉजिक भी बता दी कि भाई ये बेड डेट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट क्यों हो रही है। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जब भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया?